हमारी आज की डिजीज़ है लिवर सिरोसिस। आज हम लोग जानेंगे लिवर सिरोसिस क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके कारण हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं लिवर सिरोसिस है क्या। सबसे पहले बात करते हैं लिवर सिरोसिस की डेफिनीशन की। तो डेफिनीशन अगर देखें इसकी, तो लिवर सिरोसिस इज़ द क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ ऑफ लिवर। तो क्रोनिक ये आपकी जो लिवर की क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है आपकी। और जनरली देखें तो ये मतलब जो डिजीज़ है आपकी क्रोनिक होती है और ये डिजीज़ कभी एक दिन में नहीं हो जाती है, इसको होने में कई महीने से कई साल भी लग सकते हैं। और बेसिकली अगर देखें इसका जो मेन जो ये डिजीज़ होती है, लोगों को जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनको डिजीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें डिफ्यूज डैमेज टू द सेल विद फाइब्रोसिस एंड नोडुलर रीजनरेशन। इसमें जो फाइब्रोसिस और नोडुलर रीजनरेशन के कारण मतलब जो उसकी लिवर की सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और गल जाती हैं। अब यहाँ पर वर्ड है फाइब्रोसिस। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का देखें मतलब जो हमारी लिवर की नॉर्मल सेल्स की जगह पर फाइब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाना कहलाता है फाइब्रोसिस। अब ये फाइब्रस टिश्यू कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर जैसे कोई भी टिश्यू जब इंजर्ड हो जाता है उसकी जगह पर जब हीलिंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पर ये फाइब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाता है। फाइब्रोसिस में अगर देखें तो कुछ टिश्यू स्कार टिश्यू के रूप में भी आ जाते हैं। और दूसरा आपका नोडुलर रीजनरेशन। नोडुलर रीजनरेशन मतलब होता है जब कोई एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पर नॉर्मल सेल्स जगह आ जाती हैं तो वो कंडीशन कहलाती है नोडुलर रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल्स का दोबारा से प्रोडक्शन हो जाता है, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती हैं। या इसको दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, क्रोनिक सिरोसिस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़। मतलब हमारी जो लिवर सिरोसिस है आपकी क्रोनिक लिवर डिजीज़ है आपकी, और जिसका मेन इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ लिवर टिश्यू बाई फाइब्रोसिस। इसमें जो आपके जो लिवर टिश्यू होते हैं वो फाइब्रोसिस की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है जो नॉर्मल जो सेल्स थी वहाँ पर फाइब्रोसिस बन जाता है। फाइब्रोसिस हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा फाइबर टिश्यू मतलब फाइब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाता है वहाँ पर। और फाइबर टिश्यू एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है आपका, जहाँ पर जो कोई इंजर्ड होने के बाद वहाँ पर जो फाइबर टिश्यू का निर्माण हो जाता है। और स्कार टिश्यू की बात यहाँ पर आई है। स्कार टिश्यू भी अगर देखें तो स्कार टिश्यू का मतलब होता है जब कोई चीज़ टिश्यू इंजर्ड होने के बाद जब हीलिंग प्रोसेस होती है, हीलिंग टिश्यू के बाद एक पैच बन जाता है, इसे हम लोग स्कार टिश्यू के नाम से जानते हैं। और एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स मतलब जो एबनॉर्मल सेल्स का मतलब दोबारा से प्रोडक्शन हो जाना, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाना, इस जिसके कारण से क्या होता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ लिवर फंक्शन। हमारे लिवर फंक्शन का लॉस हो जाता है। इस कारण से इस कंडीशन को हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं। और जनरली लिवर सिरोसिस इज कैरिंग ऑफ लिवर कॉज्ड बाय मैनी फॉर्म्स ऑफ लिवर डिजीज़। बेसिकली अगर देखें तो जो हमारा जो लिवर सिरोसिस है देखें तो टिश्यू मतलब स्कैरिंग ऑफ लिवर सेल्स। मतलब अगर देखें जो लिवर की स्कैरिंग को हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं। स्कैर मतलब स्कार टिश्यू मतलब है जहाँ पर जो नॉर्मल सेल्स की जगह पर स्कार टिश्यू का निर्माण हो जाता है। और इसमें देखें तो बहुत सारी जो है आपकी लिवर डिजीज़ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे देखें, जैसे किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस अगर हो चुका है या पेशेंट बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस कितने टाइप का होता है, तो इसमें कई टाइप का होता है। इसमें पहला हमारा है एल्कोहलिक सिरोसिस। जैसा कि नाम है एल्कोहलिक सिरोसिस, ये एल्कोहलिक सिरोसिस उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। और जनरली ये देखें तो ये जो मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीने के साथ साथ बहुत कई सालों से पी रहे हैं, उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें क्या होता है, जो लिवर का पोर्टल एरिया है वहाँ पर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा हमारा पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस है। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है ये स्कार टिश्यू का ही फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका जो मेन कारण है, जबकि जैसे किसी पेशेंट को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है या कोई पेशेंट मतलब जो किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा था और उसमें टॉक्सिफिकेशन हो गया है, उसके कारण कि जब उसका रिजल्ट दुष्परिणाम क्या हुआ, उसको लिवर सिरोसिस हो गया। अब हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के तीसरे टाइप में, इसका नाम है बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है, हमारा जो बाइल डक्ट होती है लिवर की, उसके चारों ओर स्कार टिश्यू का निर्माण हो जाता है। और बेसिकली अगर देखें तो इसका जो मेन कारण क्या होता है, जब बाइल डक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या बाइल डक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उस कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा आपका टाइप है कार्डियक सिरोसिस। कार्डियक सिरोसिस में क्या होता है, जैसे कि नाम है कार्डियक तो हार्ट से संबंधित है। इसमें अगर देखें तो ये बहुत ही रेयर होता है। मतलब पहली बात तो ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और
जनरली देखें जब किसी पेशेंट को राइट साइड का मतलब जो है हार्ट फेलियर हो जाए काफ़ी समय से, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के क्या क्या कॉजेज हैं। बेसिकली अगर देखें तो 3 इसके मेन कॉजेज हैं, जैसे क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज़, जैसे जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं उनको लिवर सिरोसिस होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। दूसरा कारण है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। यदि किसी पेशेंट को बहुत समय से वायरल हेपेटाइटिस हो, और देखें तो हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, उस कंडीशन में भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट कारण है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। यदि कोई पेशेंट एल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, तो यदि उनका लिवर फैटी है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो सकता है। कुछ इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे आपका प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। इसमें जनरली आप जानते हैं इसमें क्या होता है, जो बाइल डक्ट होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है इस कंडीशन में। और दूसरा इसका कारण क्या है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। अगर देखें तो ये मतलब इसमें लीवर और ये गाल ब्लैडर में क्या होता है, इसमें जो उसकी बाइल डक्ट है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, और उसके चारों ओर देखें तो इसके स्कार टिश्यू जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिलियरी एट्रेसिया। इसमें अगर देखें तो जो जनरली देखें तो छोटे बच्चों में जनरली पाई जाती है, और इसमें बाइल डक्ट होती है, जो एक से अधिक बाइल डक्ट जो होती हैं या तो वो नैरो हो जाती हैं, मतलब उनका जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, या फिर मतलब जो ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर कभी कभी किसी केस में वो नहीं पाई जाती हैं। इस कंडीशन में लिवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर देखें तो ये हमारी जेनेटिक चीज़ होती है, मतलब आनुवंशिक हो सकती है इसमें, और इसमें अगर देखें तो लीवर का जो है सीवियर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली अगर देखें तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस लीवर के साथ साथ हमारा जो है लंग्स में भी पाया जाता है, बट यहाँ पर हम लीवर की बात कर रहे हैं तो ये इसमें लीवर हमारा सीवियर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें अगर देखें तो ये भी डिजीज हमारी जेनेटिक होती है, और इसमें क्या होता है, हमारे लीवर के चारों ओर जो है आयरन का काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, वहाँ पर जमा हो जाता है आयरन, इस कारण से डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारी है विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में जिस तरह से हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन जमा हो जाता था, यहाँ पर ये भी डिजीज जेनेटिक होती है। यहाँ पर कापर जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है आपके लीवर के चारों ओर। नेक्स्ट हमारा बर्चियरी सिंड्रोम। इसमें अगर देखें तो बर्चियरी सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें हमारी जो जहाँ से हेपेटिक वेन्स में जो आउटफ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब आउटफ्लो ढंग से नहीं हो पाता है, इस कारण से थ्रोम्बोसिस हो जाती है। इस डिजीज़ को हम लोग इसलिए बर्चियरी सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कारण है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यदि किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाए, मतलब जो हमारे जो इम्यून सिस्टम जो हमारी जो लीवर सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, उस कंडीशन में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एमाइलोइडोसिस। इसमें क्या होता है, जो एक एमाइलॉइड प्रोटीन होती है वो लीवर के चारों ओर जमा हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस। यदि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिफिलिस कह सकते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो सकता है। हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के साइन सिम्टम्स की। लिवर सिरोसिस का पहला साइन हमारा है एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है जलोदर, हिंदी में बोलते हैं जलोदर इसको। इसका मतलब होता है एब्डोमेन में एब्डोमेन फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, इस कंडीशन को जलोदर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग। हमारे इसमें ब्रूसिंग का मतलब होता है जो स्किन के अंदर ब्लड का जमा हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है ब्रूसिंग, और ब्लीडिंग भी कहीं भी हो सकती है उसको। और नेक्स्ट हमारा ईचिंग एंड प्रूराइटिस। पेशेंट को कहीं भी खुजली हो सकती है, और प्रूराइटिस का मतलब होता है जब भयंकर ईचिंग होती है, उस कंडीशन को प्रूराइटिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है चाकू से भी खुजला सकता है, यहाँ तक कि जब तक खुजलाता है जब तक कि वो उसको ब्लड ना आ जाए। नेक्स्ट हमारा जॉइंटिस, पेशेंट को पीलिया भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा स्पाइडर नीवी ऑब्लिक स्पाइडर एंजियोमस। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्किन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारा गाल स्टोन, पेशेंट के गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पामर इरिथमियास। इसमें क्या होता है, पेशेंट की दोनों हथेलियाँ लाल रहती हैं इसमें। और नेक्स्ट हमारा गायनिकोमेस्टिया। इसमें क्या होता है, पुरुषों में जो स्तन की ग्रंथियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, मतलब पुरुषों में स्तन का विकास हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा कैपट मेड्यूसा। इसमें क्या होता है, हमारी नाभि के चारों ओर की जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा वेरिसिस।
वेरिसेस का मतलब वेरिकोज वेन्स संबंधित होता है। वेरिकोज वेन्स जनरली हमारी देखें तो पैरों में पाई जाती हैं, और ये अगर देखें तो यहाँ पर बात हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की वेन्स की, तो यहाँ पर मेन जो हमारा ईसोफेगस की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस, जब कोई पेशेंट किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका मेंटल डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। नेक्स्ट हमारा एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को एब्डोमिन में पेन हो सकता है, मतलब पेट में उसके दर्द हो सकता है। नेक्स्ट हमारा नोजिया वोमिटिंग, पेशेंट का जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ होती हैं। और नेक्स्ट हमारा वीकनेस फटिग, पेशेंट को कमजोरी रहती है, पेशेंट को थकावट रहती है। नेक्स्ट हमारा एनोरेक्सिया एंड लॉस ऑफ वेट, पेशेंट को भूख लगती नहीं है और पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा हेपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली, तो पेशेंट का जो लीवर का साइज बढ़ जाता है। स्प्लीनोमेगैली मतलब होता है पेशेंट की जो स्प्लीन है वो भी बढ़ जाती है। स्प्लीन के बढ़ने के कारण पेशेंट में आरबीसी की कमी हो जाती है और उसका ब्लड का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट का पेट फूल जाता है। अब हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के डायग्नोसिस की। लिवर सिरोसिस में क्या क्या जांचें करवा सकते हैं आप। सबसे पहले आप जो है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का कि उसको पहले कोई लिवर की डिसऑर्डर हुआ तो नहीं है, या दूसरा करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर उसको फिजिकली चेक करेंगे कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और नेक्स्ट हमारा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, उसमें CBC जाँच करा सकते हैं, उसको कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं उसके, और नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसका CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, एंडोस्कोपी कराएंगे उसकी, गैस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें हम लोग जो है ये आपके जितने भी आप कैल्शियम, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, इसकी जानकारी लेते हैं इसमें। और लिवर की बायोप्सी करा सकते हैं, अगर सपोज करिए कहीं कैंसर का कंडीशन बन रही है तो इसमें लिवर की बायोप्सी करा के हम जांच कर सकते हैं उसमें किस टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जब इसके प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो जांच की जाती है तो ये बढ़ा हुआ आता है। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन, जो सीरम बिलिरुबिन की जांच की जाती है तो वो बढ़ा हुआ आता है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल और एल्ब्यूमिन का लेवल काफ़ी कम आएगा, और जो आपके लिवर के एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए आएंगे, जैसे AST ALT वगैरह हैं। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की, जो लिवर सिरोसिस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन, इसमें क्या होगा, जो आपका जो लिवर का जो है लिवर की वेसल्स का जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईसोफेगल वेरिसेस, इसमें जो है आपका ईसोफेगस की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। और नेक्स्ट हमारा एसाइटिस, हमारे जो जलोदर बोलते हैं इसको, हमारे जो एब्डोमिन में एब्डोमिनल फ्लूइड भर जाता है। और नेक्स्ट हमारा पेरिटोनाइटिस, इसमें पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन कहलाता है पेरिटोनाइटिस। और नेक्स्ट हमारा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी ऑब्लिक कोमा, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ब्लड जो है, हमारा ब्रेन जो उतनी मतलब मात्रा में सप्लाई पहुंच नहीं पाती ब्लड को, क्योंकि जो हमारा लीवर उतनी मात्रा में टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल नहीं पाता, इसके कारण से हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा हेपेटोरेनल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि लिवर सिरोसिस के कारण हमारा लिवर डैमेज हो जाता है, प्लस उसके साथ साथ किडनी भी डैमेज हो जाती है, किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट की। लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसमें हम दवाओं के द्वारा पेशेंट को ठीक करेंगे। तो सबसे ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, मतलब जिस पेशेंट को जिस कारण से लिवर सिरोसिस हुई है उसकी दवा देके उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आपका प्रिवेंट इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स देंगे हम लोग, जैसे इसमें सिफेलोस्पोरिन की दवाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे एसाइटिस है, पेशेंट को एसाइटिस है तो फ्रिसोमाइड दी जा सकती है 40 से 80 मिलीग्राम पर डे। और यदि पेशेंट को हेपेटोरीनल सिंड्रोम हुआ है तो डायूरेटिक देकर उसको ठीक किया सकता है। नेक्स्ट हमारा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, इसमें पेशेंट को हम लोग जो है कुछ दवाएं दे सकते हैं, जैसे नियोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर बात करें तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोटोसिस्टेमिक शंट, इसमें TIPS बोलते हैं शॉर्ट में, इसको दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन के बीच में एक शंट लगा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है डिस्टल स्प्लीनोरीनल शंट, इसको शॉर्ट में DSR बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे ईसोफेगस में वेरिकोज मतलब जो वेरिसिस हो जाता है, मतलब वेरिकोज हो जाता है, उसको हटाने के लिए यहाँ पर डिस्टल स्प्लीनिक वेन और लेफ्ट रीनल वेन को आपस में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, इसमें क्या होता है, हम लोग जो है इसमें ईसोफेगस में जो एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक मतलब स्क्लेरोलाइजिंग एजेंट का इंजेक्शन लगा देते हैं एंडोस्कोपी की सहायता से। नेक्स्ट हमारा स्क्लेरोथेरेपी एंड बेंडिंग, इसमें क्या होता है, स्क्लेरोथेरेपी के साथ साथ हम लोग जो है उसको जो आपकी वेरिकोज वेन जो आपकी ईसोफेगस की है उसको बेंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारा बैलून टेम्पोनेट। बैलून टेम्पोनेट में अगर देखें तो ये आपका जो ईसोफेगस में एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग एक बैलून इंसर्ट कर देते हैं आपका जो है ईसोफेगस में, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग को रोका जा सके। जनरली अगर बैलून टेम्पोनेट हम लोग देखें तो पोस्टपार्टम हेमरेज में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही सीवियर कंडीशन में करना पड़ता है, जब कोई चारा नहीं बचता है तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट चारा होता है जिसमें पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट करके उसको जीवन को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ और ये आपका सर्जिकल के साथ साथ आपको ये सपोर्टिव मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट आपको देना होगा। दूसरा उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाइए आप, उसमें बहुत सी जितनी भी आपकी प्रोटीनस चीज़ें या फिर जो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें उसको देना है आपको। स्किन की केयर कीजिए और उसमें मतलब जैसे जनरली अगर देखें तो जैसे पेशेंट को काफ़ी ईचिंग होती है तो आप ईचिंग वाले जो इसके लोशन दे के उसकी ईचिंग को रोक सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी, पेशेंट को इंजरी से बचाइए। और नेक्स्ट हमारा जितनी आपके उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको मॉनिटर करना है, उसको मेजर करना है। जैसे आप किसी पेशेंट को हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को आपको पर डे मॉनिटर करना है, उसको मेजरमेंट भी करना है। इन सब के साथ साथ पेशेंट को ऑयली स्पाइसी फूड्स बंद कर देने हैं बिल्कुल, पेशेंट को अल्कोहल बंद कर देना है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है।